हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है लैंडमार्क लेजिस्लेशन पास किया जाता है और इसी के थ्रू जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाया जाता है। इसके आते ही पहला काम जो ये होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उसको ख़त्म कर दिया जाता है और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन के अंदर और यहीं से ब्रिटिश राज का जो है फॉर्मल बिगिनिंग स्टार्ट होता है। अब बैकग्राउंड की बात करें तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तो ये है कि जो ये रिवोल्ट होता है 1857 में, ये तो एक्सपोज करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है अब वो फेल कर रहा है। साथ ही जो जितनी भी कंपनी की पॉलिसीज़ थी वे काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव थी और पुअरली एडमिनिस्टर्ड था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल है उससे काम नहीं चलेगा, अब उसको डायरेक्ट और सेंट्रलाइज कंट्रोल इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसी के लिए एक्ट पास हुआ है 2 अगस्त 1858 को और यहीं से ब्रिटिश राज का शुरुआत होता है। इसके की प्रोविजंस की बात करें तो पहला तो है कि कंपनी रूल को एंड करता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया जाता है और पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन के अंदर। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है वो वाइसराय में तब्दील कर दिया जाता है, जो कि क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता है इंडिया में, और यहाँ का जो फर्स्ट वाइसराय बनते हैं वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। इसके साथ ही एक नया पोस्ट क्रिएट किया जाता है ब्रिटेन में जिसका नाम होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और ये जो सेक्रेटरी होते हैं वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होते हैं और इसको असिस्ट करने के लिए एक जो है 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाता है जो कि एडवाइजरी नेचर का होता है। और फिर आता है एबॉलिशन ऑफ डुअल गवर्नमेंट, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अभी तक रूल किया जा रहा था उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। और एक नया जो है इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसका रिक्रूटमेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू स्टार्ट किया जाता है। ये इंडियंस के लिए भी ओपन होते हैं बट थियोरेटिकली होते हैं, प्रैक्टिकली जो है बहुत कम ही इंडियंस होते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते थे। मिलिट्री कंट्रोल की बात करें तो इंडियन आर्मी को डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर ले आया गया और प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो अलाउ किया गया कि आप रूल कर सकते हैं लेकिन आपको ब्रिटिश क्राउन का लॉयल होना पड़ेगा या रहना पड़ेगा। क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आता है 1858 में, जो कि इशू होता है 1 नवंबर 1858 को। ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर टाइप का होता है जिसमें प्रॉमिस्ड किया जाता है कि आपके रिलीजन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, प्रिंसली स्टेट्स को रेस्पेक्ट दिया जाएगा अगर आप लॉयल रहते हैं तो। साथ ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को एंड कर दिया जाता है और बोला जाता है कि कोई भी फोर्सली आपके स्टेट को एनेक्स नहीं कर सकता है। तो इसका बेसिकली मेन एम रहता है कि इस रिवोल्ट के बाद जो है भरोसा जीतने का, इसीलिए ये एक्ट लाया जाता है। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहला तो है कि वही डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इंडिया में लाया गया, कंपनी का कमर्शियल और पॉलिटिकल रोल को ख़त्म कर दिया गया, साथ ही डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो चल रही थी उसको ख़त्म किया गया, और ये जो है जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने वाले थे उसके लिए एक फाउंडेशन बेस तैयार करता है। और यहाँ से जो है 1858 से लेकर के 1947 तक का जो ब्रिटिश राज का एक फॉर्मल बिगिनिंग स्टार्ट होता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे, जैसे कि जो ये गवर्नेंस था उसमें कोई भी रियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ये एक हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के ही पास था, और जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था वो अभी भी स्टॉप नहीं हुआ, ये अभी भी चलता ही रहा है। और जो ICS रिफॉर्म्स लाए गए जो इसके थ्रू जो है मेनली बेनिफिट जो हुआ है वो यूरोपियंस को हुआ है, इंडियन को नहीं हुआ। और जो जो इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए गए वो भी क्लियर नहीं थे सेल्फ रूल के लिए। अब कंक्लूजन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो इस्टेब्लिश करता है डायरेक्ट क्राउन रूल इन इंडिया। साथ ही ब्रिटिश कंट्रोल को ये काफ़ी मजबूत करता है, लेकिन साथ में ये इग्नोर करता है इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशन को और सेल्फ रूल को। इसके लिमिटेशन के बावजूद ये
ब्रिटिश राज के लिए एक बेस को क्रिएट करता है। इसमें इतना ही। धन्यवाद।